गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी लेसन 8 पार्ट 3 परिवहन और संचार। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग के महाद्वीप से महाद्वीप के बीच जो रेल मार्ग है वो क्यों जरूरी है और कौन कौन से महाद्वीपों को कौन से रेल मार्ग मिलाते हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग। ऐसे अधिकांश रेल मार्गों का निर्माण आर्थिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो महाद्वीपीय रेल मार्ग का प्रयोग है ये किस लिए किया जाता है? आर्थिक यानी अपनी जीविका को कमाने के लिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप अगर जाना होता है तो उस उद्देश्य से या राजनीतिक उद्देश्य से इन महाद्वीपों का निर्माण किया गया है कि आयात निर्यात करने में सामान को या वस्तुओं को व्यापार करने के लिए ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। सबसे पहले है अर्थ महाद्वीपीय पारीय या अंत महाद्वीपीय रेल मार्ग वह रेल मार्ग होते हैं जो किसी महाद्वीप से एक छोर से उसको दूसरे छोर से जोड़ता है। यानी जो महाद्वीप होते हैं वो एक छोर से दूसरे छोर तक जब महाद्वीपों को जोड़ता है उसे हम कहते हैं अंतर महाद्वीपीय या महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग। सबसे पहले आता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दो महासागरों और दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला यह संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो 14 वर्षों में बनकर 1905 में तैयार हुआ। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है। 1905 में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ था और इसको बनने में 14 वर्ष का समय लगा था। मार्ग से जुड़ने वाले प्रदेश रूस जो उत्तर पश्चिम बंदरगाह सेंट पीटर्सबर्ग से आरंभ होकर यह रेल मार्ग रूस की राजधानी इसके औद्योगिक नगर मॉस्को में पहुंचता है। यानी रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। और कहां से शुरू होता है ये रेल मार्ग? पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर रूस की राजधानी मॉस्को तक ये रेल मार्ग जाता है। मॉस्को से यह मार्ग जुड़ा हुआ होता है वोल्गा नदी के किनारे स्थित पूर्व विशेष नगर तक पहुंचता है। यहाँ से मार्ग होता हुआ चोलियाबिस्क तक पहुंचता है। यहाँ से स्टेपिस से इत्रिश नदी के किनारे स्थित ओम्स्क स्टेपी से यह मार्ग नोवोसिबिर्स्क होता हुआ बेकाल झील के दक्षिण में स्थित इर्कुत्स्क तक पहुंचता है। यहाँ से जीता कृषि केंद्र से होता हुआ उत्तरी शाखा एब्रोवर्स्क होती हुई व्लादिवोस्टोक पहुंचती है, जबकि दक्षिण सेर्नोचुस्को व हार्बिन होती हुई व्लादिवोस्टोक पहुंचती है। इसके भौगोलिक महत्व। इस मार्ग के खुल जाने से कभी उपेक्षित तथा अत्यंत पिछड़ा हुआ पूर्वी साइबेरिया जिसे काला पानी कहा जाता था आज प्राकृतिक संपदाओं का खजाना माना जा रहा है। इस मार्ग के कारण ही मध्य एशिया और साइबेरिया के पशु
वन, मिट्टी, खनिज, जल एवं कृषि संपत्ति का दोहन संभव हो पाया है। यानी जो ट्रांस साइबेरिया है वो पहले वहां पर जो खनिज संपदा पाई जाती थी उसका उपयोग मनुष्य नहीं कर पाता था, लेकिन रेल मार्ग की सुविधा के कारण अब वो उन खनिज संसाधनों का उपयोग भी आसानी से कर सकता है। इसके बाद आता है आपका सेकंड पार्क कैनेडियन रेल मार्ग। यह रेल मार्ग कनाडा के पूर्व में अवस्थित महासागरों के तट पर स्थित सेंट जॉन व हैलीफिंगर्स बंदरगाहों की पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर बंदरगाह से मिलता है। इसकी लंबाई 705 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण 1856 में हुआ था। मार्ग से जुड़ने वाले प्रदेश। इस रेल मार्ग की मुख्य शाखा न्यू फ्रांस राज्य से होती हुई सेंट जॉन बंदरगाह से शुरू होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन राज्य में प्रवेश करती है। यहाँ से मार्टियाला से होती हुई ओक्वा नदी के साथ साथ चलकर कनाडा की राजधानी ओटावा पहुंचता है। यहाँ से साइबरी नगर, इसके बाद ओटारिया का पठार पार करके पोर्ट विलियम पहुंचता है। भौगोलिक महत्व। पेरी प्रदेशों का गेहूं इसी मार्ग द्वारा बंदरगाहों को भेजा जाता है, जहां से उसे यूरोपीय बाजार में निर्मित कर दिया जाता है। इसी रेल मार्ग के कारण ही कनाडा में जनसंख्या का सघन बसाव आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलियाई पाक महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो पूर्वी तट पर स्थित सिडनी की पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ नगर से मिलाता है। पर्थ नगर से होता यह मार्ग कालमुली, कुलगढ़ी, एडिलेड, मेल्बोर्न और कैनबरा होता हुआ सिडनी जाता है। नेक्स्ट है संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग। यह रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को पोर्टलैंड, शिकागो, स्वान, आर्डवन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट तक स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। ओरिएंट एक्सप्रेस। यह रेल मार्ग यूरोप में पेरिस से सेंट्सबर्ग, क्यूनियन, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होता हुआ तुर्की के इस्तांबुल का तक जाता है। इस मार्ग द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक इस मात्र 96 घंटे लगते हैं, जबकि यह मात्रा जल मार्ग द्वारा 10 दिनों में पूरी होती है। यानी जहां पर 96 यानी 96 घंटों में 3 दिन में ये पहुंच जाता है रेल मार्ग के द्वारा, लेकिन जल मार्ग से इसकी दूरी 10 दिनों में पूरी होती थी। नेक्स्ट है आपका अफ्रीकी अंत महाद्वीपीय रेल मार्ग। अफ्रीका के उत्तर में पाहिरा को दक्षिण में केपटाउन से मिलाने के लिए रेल मार्ग के निर्माण की योजना है। यह मार्ग अरवान, असीस अबाबा, मेबासा होता हुआ पूर्वी तट के साथ साथ कैप लाइन तक जाएगा। इसके बाद आता है आपका जलमार्ग। जलमार्ग के विषय में जैसा कि हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि जलमार्ग का उपयोग किसी वस्तु को या भारी वस्तु को एक स्थान से
स्थान तक पहुंचाने के लिए जल मार्ग का या जल परिवहन का उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का है, महासागरीय मार्ग और आंतरिक जल मार्ग। तो सामान ढोने और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नहरों, नदियों, झीलों एवं समुद्रों का उपयोग आदिकाल से होता आ रहा है। जल परिवहन को दो भागों में बांटा गया है, महासागरीय और आंतरिक। इसके बाद आता है आपका महासागरीय मार्ग। महासागरीय मार्ग में पूंजी जल मार्गों का बनाना नहीं पड़ता और न ही इनके रख रखाव की कोई आवश्यकता होती है। कहने का भाव यह है कि इसमें पूंजी कम लगती है। समुद्री मार्ग में बंदरगाहों का निर्माण नहीं करना पड़ता और महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। इससे व्यापार करना या जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा कम होता है। परिणाम स्वरूप परिवहन की ऊर्जा लागत अपेक्षाकृत कम होती है। स्थूल वस्तुएं जो स्थूल होती है, जो निर्जीव वस्तु होती है, जो भारी भरकम होती है, उन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। महासागर ऐसे चिकने और समतल महामार्ग का निर्माण करते हैं जिन पर जहाजों की किसी भी दिशा में मोड़ा और चलाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।